नमस्कार, जय जोहार। IND24 के बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं। और अगर मैं उस मेहमान के लिए दो शब्द कहूँ, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अब CSIDC के चेयरमैन राजीव अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद निधि जी। हमारे इस शो में IND24 को ये सभी अधिकारियों को, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। इनके बारे में मैं दो शब्द कहना चाहूँगी क्योंकि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपना एक लंबा अनुभव जो है वो दिया है। एक लंबा अनुभव इनका रहा है और सिर्फ CSID के चेयरमैन की अगर मैं बात अलग करके पार्टी की बात करूं तो कई ज़िलों का प्रभार इन्हें दिया गया है। ख़ास तौर पर जब चुनावी कार्यकाल रहता है, जब चुनावी चीज़ें रहती हैं, तब संगठन हमेशा राजीव अग्रवाल को याद करता है और कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है हमेशा से ही चुनावी अभियान में राजीव अग्रवाल जो है वो अदा करते नज़र आ रहे हैं। तो बस उनके इसी संघर्ष के साथ, उनके इसी लंबे अनुभव को आज हम इस इंटरव्यू में साझा करेंगे। सबसे पहले तो सर मैं आपसे पूछूंगी कि आप कैसे हैं और अब CSIDC का अध्यक्ष बनने के बाद कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। पहले भी अच्छा लगता था जब संगठन का काम कर रहे थे जी। अब संगठन ने और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने नई भूमिका दी है तो उसमें भी कार्य कर रहे हैं। अग्रवाल जी, आपको भाजपा में शुरू से ही रुचि थी? देखिए, भाजपा तो की स्थापना तो 1980 में हुई। जी। मेरा जन्म एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार में हुआ जी। और जब मैंने अपनी आंखें खोली तब मैंने चारों ओर अपने संघ का वातावरण देखा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, और उसी में मैं रचा बसा। जी। बड़े बड़े लोग भी आते थे, भारतीय जनसंघ के लोग भी आते थे। मेरे चाचा जी खुद प्रचारक रहे हैं, वरिष्ठ प्रचारक रहे हैं, और 5 जनने के जो मुख्य मत पत्र है उसके 2-2, 3-3 बार संपादक भी रहे हैं। वो दीनदयाल संस्थान के उपाध्यक्ष रहे हैं। और इस प्रकार उनसे मिलने के लिए कई बार बड़े बड़े उनसे लोग मिलने के लिए आते थे और मेरी पढ़ाई लिखाई उन्हीं के साथ हुई, उन्हीं के पास रह करके, उन्हीं के संरक्षण में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। 1971 से मैंने पहली सक्रिय राजनीतिक भूमिका निभाई। जी। जब मैं 10वीं क्लास का छात्र था, ग्वालियर में पढ़ रहा था, और हमारे यशस्वी नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी वहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। तो उसमें चिट बनाना और चिट बांटना, ये मेरे को खाली काम दिया गया था और उस काम से मैंने अपनी शुरुआत करी। तो वो भारतीय जनसंघ की तरफ से लड़ रहे थे। जी। दिया छाप था। अभी तक मेरे को उसके याद हैं कि जो उन्होंने उस समय जो चलता था, जो पोस्टर लगाते थे, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, जनसंघ की यही निशानी, तो आज तक याद है। और उसके बाद में फिर मैंने आपातकाल भी देखा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से का छात्र था, चाचा जी गिरफ्तार हो चुके थे, और आपातकाल में भी फिर एक पाँव 30,000 कोर्ट में, एक पाँव तिहाड़ जेल में और एक पाँव मेरे कॉलेज में रहता था। इस प्रकार जो है अन्य भूमिका भी वहाँ से देखी। और फिर आपातकाल में जो लोग जेलों में चले गए थे उनके परिवार तक उन सूचनाएं पहुँचाना, क्योंकि मैं तिहाड़ जेल से उनकी सूचनाएं लेकर आया तो वहाँ पर पहुँचाना, और कुछ उनकी जो भी मदद हो सकती थी चाचा जी का मार्गदर्शन में करता था। राजीव जी, बीजेपी में आपने एक बहुत ही लंबा अनुभव जो है अपना साझा किया है, एक लंबा वक्त आपने बिताया है। कितना यादगार रहा है आपका ये पूरा सफ़र? देखिए, बीजेपी का जो पहला अधिवेशन हुआ वो बम्बई में हुआ जी। 1980 को, दिसंबर 1980 में। एक माह पूर्व मेरी विवाह हुआ था और मैं सपत्नीक उसमें शामिल हुआ था अटल जी के साथ, अटल जी की रैली में। बांद्रा से दादर तक हम लोगों ने उनके साथ यात्रा की थी उस पैदल प्रवास पर। तो वहाँ से बहुत अच्छी
मैं रहा, मैं सब वरिष्ठ नेताओं के साथ में मेरे को मिला अपना उनका सानिध्य मिला, कुशाभाऊ ठाकरे जी का सानिध्य मिला, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का सानिध्य मिला, गोविंद सारंग जी हमारे संगठन मंत्री थे और बहुत डिवोटी संगठन मंत्री थे, उनका सानिध्य मिला। सबके इनके साथ में रह कर के मैं 2-3 बार अपने जो अभी हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनसे भी बैठने का, मिलने का सब सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस प्रकार कई नेताओं से मेरा संपर्क रहा। लेकिन मेन भूमिका जो है, जो भी मुझको संगठन ने दी, जो भी दायित्व दिया, उसको मेरा रहा कि उसको समर्पित भाव से, डिवोटीज भाव से और उसमें रिजल्ट ओरिएंटेड भाव से उस कार्य को करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री तो वो आप लोगों के सामने ही बने, लेकिन इसके पहले आपने कई बार जानकारी दी है कि वो आप लोगों से बात कर चुके हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ प्रभारी के तौर पर जब वो आते थे तो आपकी ड्यूटी लगती थी उनके साथ। वो अनुभव आपका कैसा रहा? किस तरीके के वो व्यक्ति हैं? आप पर्सनली उनसे किस तरीके से इंटरेक्ट कर पाए? देखिए, सबसे पहली मेरी उनसे मुलाकात मध्य प्रदेश में हुई जी। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का अंग था और मैं व्यापारी प्रकोष्ठ प्रदेश का महामंत्री था जी। मध्य प्रदेश का। तो उस समय जो हमारी मीटिंग हुई, उस समय हमारी पहली मुलाकात हुई है। और दूसरा जो अनुभव हुआ कि वो जब हमारा रायपुर पधारे तो मुझको हमारे संगठन मंत्री जी थे विजय शर्मा जी, वो मेरे को बोले जब मोदी जी आ रहे हैं चलो लेकर के आते हैं। और मैं गया, मोदी जी मेरी साथ में बैठे, मैं गाड़ी चला रहा था और गलती से मैंने रॉन्ग साइड में डाल दिया। जैसे ही डाला वैसे मैंने कहा मेरे से गलती हो गई। तो मोदी जी ने इधर मेरे को थपथपाया, कोई बात नहीं, जो कभी बड़ा आदमी बैठता है ना ऐसा हो जाता है। तो ये उनका जो भाव, कार्यकर्ताओं के प्रति स्नेह, वो देखने को मिला। कई बार ऐसा अनुभव हुआ कि उनकी याददाश्त बहुत तेज है। एक बार मैं मिला था केवल उनसे भोपाल में मीटिंग में, और जब वो एयरपोर्ट पर आए तो बोला वो राजीव जी कैसे हैं। ये जो उनका जो भाव है ना, हाँ, तो कार्यकर्ताओं का नाम के साथ उनको याद होना और उसका पूछना, ये सब उनके अंदर है। क्योंकि नाम से आपने बताया तो हाल ही में मैंने मदन चौहान जी, जो कि काफ़ी जाने माने सूफी गायक हैं, उनसे भी मैंने बातचीत की थी। तो उन्होंने भी जानकारी दी थी कि जब उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तब उनका बाकायदा नाम लेके उन्होंने बात की थी। तो आगे बढ़ते हैं और मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब जब चुनाव आता है तो आपको कई सारे ज़िलों का प्रभार दिया गया है और चुनाव के समय में आपको संगठन हमेशा याद करता है। ऐसा क्या खास काम करते हैं अग्रवाल जी जो बार बार संगठन आप ही को याद करता है चुनाव के समय? नहीं, ऐसा नहीं। सभी कार्यकर्ताओं को कोई ना कोई जिम्मेदारी दी जाती है। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि संगठन की 4 आंखें होती हैं। वो हर कार्यकर्ता पे बड़ी गहरी नज़र रखता है, वॉच करता है उसको, और जो कार्यकर्ता जिस योग्य होता है उसको वो काम सौंपता है। मुझको सबसे पहले जो कार्य दिया गया, मैंने दिल्ली में तो कई कार्य किए। कंवर लाल जी गुप्ता आपातकाल के दौरान जब लोकसभा के चुनाव हुए उस समय भी मैं देख रहा था उनका काम। तब तो मैं बहुत, मेरी उम्र कम थी, 21-22 साल की थी, तब भी मुझको जिम्मेदारी दी गई थी। यहाँ रायपुर में सबसे पहले मैंने 89 के लोकसभा चुनाव में मैंने केवल 39 या 43 बूथ की जिम्मेदारी दी मेरे को तेलीबांधा क्षेत्र में। और वो क्षेत्र में हम कभी जीते नहीं थे, पहली बार वहाँ से हमको लीड मिली, रमेश बैस जी जीते चुनाव। फिर सेकंड में जब हमारा 90 का चुनाव हुआ तब मेरे को सीधा 105 बूथ की जिम्मेदारी दी गई, और ये जिम्मेदारी सीधे हमारे संगठन महामंत्री के द्वारा, जो गोविंद सारंग जी थे, उनके द्वारा हमको मिलती थी, देखने को मिला, दी गई। और उस समय पहली बार बृजमोहन अग्रवाल जी चुनाव जीते थे और कांग्रेस के जो एकदम धाकड़ उस समय लगातार चुनाव जीतते भारतीय स्वरूपचंद जैन को उन्होंने हराया था। इसी प्रकार जब हम बाद में देखते हैं तो
उसके बाद 93 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी मेरे को जिम्मेदारी दी गई, 94 के लोकसभा चुनाव में भी मेरे को जिम्मेदारी दी गई, और 98 में मुझको विजय शर्मा जी ने कसडोल से, गौरीशंकर अग्रवाल जी चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ मेरे को भेजा चुनाव संभालने के लिए। कसडोल विधानसभा जब से चुनाव उसका बनी है, बीजेपी या जनसंघ कभी वहाँ से जीती नहीं थी। पहली बार वहाँ से गौरीशंकर जी चुनाव जीत के आए और छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में उनकी सेकंड पोजीशन थी, 24,000 से अधिक मतों से वो जीते थे। वो एक रिकॉर्ड कायम किया गौरीशंकर जी ने, और वहाँ से फिर हमको नई भूमिका मिलती चली गई। जब 2004 का डोंगरगांव से तत्कालीन सीएम डॉक्टर रमन सिंह को चुनाव लड़ना था, तो सबसे पहले मेरे को बुला के सुधान सिंह जी बोला कि तुमको वहाँ का प्रभारी बनाया जा रहा है और आपको जाना है। लेकिन मैंने जैसे पहले बोला, डेडिकेशन। मैं जब भी जाता हूँ तो फिर जब तक मतदान संपन्न नहीं हो जाता मैं घर वापस नहीं आता, चाहे उसमें कितना भी दिन लगे, 20 दिन लगे, 25 दिन लगे, 30 दिन लगे। वही मैंने डोंगरगांव में किया, मैं घर आया नहीं। बात होती थी केवल एक, जब भी डॉक्टर साहब से मिलना होता था तो आता था मैं, और इस प्रकार वहाँ पे भी रिजल्ट ठीक आए। फिर उसके बाद लगातार रिजल्ट आते रहे। हमने राजिम में मैंने अमितेश शुक्ला को हराया, जो कि बहुत टफ काम था। तो हर जगह जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी उसको मैंने काम किया, और ये मन में बिल्कुल रहा कि समर्पित भाव से काम करना है और क्या नाम है, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है बस। अभी मैं दुर्ग जिले का प्रभारी था, मेरे लिए बहुत हार्ड वर्क था। और एक तो दुर्ग जिला बीजेपी के लिए पहले ही वो था, लेकिन मेरे को सभी नेताओं का सहयोग मिला, सरोज पांडे जी का भी मिला, विजय बघेल जी का भी मिला, और परिणाम स्वरूप ये रहा कि हम लोग 5 सीटों का मैं प्रभारी था तो हम 4 जीते जी, है ना। हमने गृह मंत्री को हराया, हमने पीएचई मंत्री को हराया, हमने कृषि मंत्री को हराया, हमने अरुण बोरा जी को हराया, अच्छे मार्जिन से हराया। और जो उनका मार्जिन था भूपेश बघेल जी का, उस पर भी रोक लगाई। वो जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब 27,000 से जीते थे, और जब मुख्यमंत्री थे तो 20,000 से नीचे रह गए। तो ये भी हमने काम किया वहाँ पर भी। उसके बाद फिर मेरे को लोकसभा का सह प्रभारी बनाया गया। प्रभारी हमारे चंदूलाल जी साहू थे। दुर्ग लोकसभा का जो कैंडिडेट उतारा था कांग्रेस ने, वो साहू कैंडिडेट उतारा था, और वो साहू बहुल है। हमारे जो कैंडिडेट थे विजय बघेल जी, दूसरी बार उनको उतारा था। तो बट नेचुरल है, जब कोई भी प्रत्याशी दूसरी बार उतरता है थोड़ी बहुत नाराजगी उसके प्रति रहती है। उन्होंने उस नाराजगी को दूर किया, और जो पिछली बार वो 2019 में 3,91,000 से जीते थे, इस बार वो 4,38,000 से अधिक मतों से वो विजयी हुए। तो वहाँ पे भी सफलता मिली। फिर उसके बाद में निगम चुनाव हुए, जिला पंचायत और ये हुए, तो सब में हमने एक तरफा लीड ली। हाँ राजीव जी, ये संगठन में तो आप बहुत एक्टिव हैं, हमेशा आपको प्रभारी बनाया गया है। चुनाव के समय में ख़ास तौर पर आपकी महत्वपूर्ण भूमिका दिखी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पार्टी में भी एक लंबा अनुभव आपने देखा, लेकिन ये परिणाम आते आते इतना लेट क्यों हो गया, क्या कहेंगे? कौन सा परिणाम की बात कर रही है आप बखूबी जानते हैं किस परिणाम की बात कर रही हूँ मैं। नहीं, देखिए, एक तो क्या है, हमारे जो पहले के संगठन मंत्री थे गोविंद जी सारंग, वो टेलीफोन उस समय वो होते थे लैंडलाइन, उसके स्पीकर पे एक स्टिकर लगा के रखते थे कि समय से पहले भाग्य से अधिक नहीं मिलता जी। दूसरी चीज मैं समझता हूं, जो संगठन है वो हर एक की भूमिका निश्चित करता है। अगर सभी लोग चुनाव लड़ेंगे तो उनको लड़वाएगा कौन? लड़ने से ज्यादा लड़वाने वाला महत्वपूर्ण होता है ना। क्योंकि जो लड़ता है
वो तो केवल हाथ जोड़ता हुआ निकलता है, लेकिन लड़वाने वाले को पूरी रणनीति तैयार करनी पड़ती है, पूरी भूमिका निभानी पड़ती है, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं के बीच में जाके काम करना पड़ता है, उनके साथ बैठना पड़ता है, उनसे चर्चा करनी पड़ती है और उनको कार्य में जुटाना पड़ता है। ये उसकी जो भूमिका है, तो संगठन मेरे को वो भूमिका में तैयार करता रहा, देता रहा। एक सवाल अब हम जो इंडस्ट्रियलिस्ट है CSIDC का, क्योंकि आपको अध्यक्ष बनाया गया है, 2-4 सवाल मैं उस मुद्दे से लेना चाहूँगी कि एक लंबा अनुभव आपको अब तक के रहा है। इसके अलावा आप इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बाहरी उद्योग 36, हाँ, इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। इससे ऐसा होगा कि जो बाहर के उद्योग हैं वो तो यहाँ आ जाएंगे, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ के जो उद्योग हैं उन्हें मंच दिया जाएगा इस दौरान? आज हमने लगभग 1.5 लाख करोड़ के MOU किए हैं और इसमें से अधिकतर जो MOU हुए हैं वो छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों ने ही किए हैं। पहली बात, छत्तीसगढ़ के उद्योगपति और आगे बढ़े इसके लिए सतत प्रयास चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे डिफेंस सेक्टर्स है, अपना सेमीकंडक्टर है, डेटाबेस है, इसके लिए जब तक आप बाहर की टेक्निक्स नहीं लेकर के आएंगे तब तक रोजगार भी स्थापित नहीं होंगे और हम लोग वैश्विक स्तर पे छत्तीसगढ़ अपनी पहचान नहीं बना पाएगा। उसके लिए भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी का मजबूत नेतृत्व और उनका मार्गदर्शन हमको काम आ रहा है। वे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में पहले टर्म में उद्योग मंत्री रह भी चुके हैं, तो वो भी अनुभव हमको वो शेयर करते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं, उनकी जब मैं CSIDC का अध्यक्ष उन्होंने मेरे को बनाया और मैं उनसे पहली मैंने मुलाकात करने गया तो उन्होंने मेरे को एक ही लाइन बोली कि हमको छोटे उद्योगों पर ध्यान देना है। इस छोटे उद्योगों पर ध्यान देने का मतलब सीधे का सीधा ये है कि हम छत्तीसगढ़ के युवाओं को भी एंटरप्रेन्योर बनाएं, है ना, उनको भी हम उद्योगपति बनाएं। तो ये सीधा का सीधा, और हम लोग उस ओर काम भी कर रहे हैं, लघु उद्योगों की तरफ भी काम कर रहे हैं। जितने भी हमारी कोशिश है कि छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले हैं वहाँ पर भी छोटे छोटे उद्योग के क्लस्टर बनाए जाएं, ताकि वहीं के लोग उद्योग स्थापित करें और वहाँ के युवाओं को रोजगार दें। इस CSID को बैंक योग्य जो परियोजना है उसके लिए फंडिंग जुटाने के लिए कितनी चुनौती का सामना करना पड़ता है, और ख़ास तौर पे तब जब PPP मॉडल जो है वो परियोजना वित्त पोषण के संदर्भ में अगर होता है तो? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी CSIDC की जो गुडविल है बैंकों में बहुत अच्छी है ना। अभी तक हमने कोई लोन नहीं ले रखा है, ठीक है, आगे भी हमको नहीं लेना पड़े ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। फिर भी अगर लेना पड़ा तो लेंगे भी और उसको समय पे चुकाएंगे भी। नई औद्योगिक नीति अगर मैं बात करूं तो 24-30 के तहत CSID को स्मार्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए क्या क्या प्रमुख चुनौतियां नज़र आ रही हैं, और अगर ऐसा नहीं है, इन्हें हल अगर करना हो हमें, तो क्या प्लानिंग है, किस तरीके की तैयारी हो रही है? मैं अपनी पूरी टीम के साथ हरियाणा और राजस्थान के बीच में एक औद्योगिक सेक्टर डेवलप हुआ है, तो जो जापानी टेक्निक पर है उसका अध्ययन करने जा रहा हूँ। उसको भी हम यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें लेकर के आने का हमारा चल रहा है। कुछ हम पंजाब में भी मैं जा रहा हूँ और हरियाणा के बाकी क्षेत्र में जा रहा हूँ और राजस्थान में जा रहा हूँ। तो बाकी कहाँ क्या डेवलपमेंट चल रहा है, किस प्रकार का चल रहा है, उसको हम देखेंगे। कहाँ पे हमारे में कमी है हम उसको दूर करेंगे। गुजरात में भी बहुत अच्छे काम हुए हैं, अहमदाबाद वगैरह के सराउंडिंग, उसको भी हम देखने जा रहे हैं। तो जहाँ पे भी अच्छे अच्छे काम हुए हैं ज़रूर हम उसको अपनाएंगे और उसको अपने यहाँ लेंगे।
लेकिन हम ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ अच्छा काम नहीं कर रहा। छत्तीसगढ़ बहुत अच्छे काम कर रहा है, डेवलप कर रहा है। हमारी जो पॉलिसी है जो 24 से 30 तक हमारे मोदी जी के मार्गदर्शन में, प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के मजबूत नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उद्योग मंत्री जी के मार्गदर्शन में जो हमारी उद्योग पॉलिसी आई है वो अतुलनीय है ना। और यही कारण है 5,80,000 करोड़ से अधिक के निवेश के हमको ऑफर आ चुके हैं। और केवल निवेश के ऑफर नहीं आए, उद्योगपतियों ने उद्योग लगाने का प्रारंभ भी कर दिया है ना। हमने पहले एक सेमीकंडक्टर यूनिट का उद्घाटन, भूमि पूजन मुख्यमंत्री जी ने किया था। अब वही यूनिट एक दूसरी फैक्ट्री और लगा रही है सेमीकंडक्टर की, आज हमने उसका भी MOU किया। मेरा कहने का मतलब है अभी हमने लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए भी, उसकी भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। हॉस्पिटल को उद्योग का दर्जा दे दिया है ना, हमारी कैबिनेट ने पास कर दिया है उसको। जो भी आगे की कार्रवाई होगी हमारी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो उसके बाद में ये पहली बार पूरे देश के अंदर छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जिसने अस्पतालों को उद्योग का दर्जा दिया है और सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं। लॉजिस्टिक पार्क में सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हमने पहले एक धारणा थी उद्योगपतियों के बीच में कि छत्तीसगढ़ सरकार सब्सिडी की घोषणा तो करती है लेकिन देती नहीं है, ये पहली ऐसी सरकार है जिस हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार, जिनके मजबूत नेतृत्व ने जो पहला बजट पेश किया उसमें 1,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी का प्रावधान किया। और बजट पास होते ही 28-30 दिन के अंदर जो बरसों से सब्सिडी रुकी हुई थी 450 करोड़ की, उसको दे दी गई। ये पहली सरकार है। इसीलिए किसी भी उद्योगपति को घबराने की या अविश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बोलती है वो करती है और मोदी जी की गारंटी को एक एक करके हम लोग पूरा कर रहे हैं। नई औद्योगिक नीति के जरिए स्किल डेवलपमेंट का जो कार्य है वो अब एक बड़ी चुनौती मैं कह सकती हूँ, इसे सरकार की योजना है। उसमें भी जो है सरकार ने उद्योगपतियों को इसके लिए जो ऐसे हमारे स्किल्ड के काम में जो हमारे बेरोजगार युवा आएंगे उनकी सैलरी में भी काफ़ी सब्सिडी देने का प्रावधान किया है। इसे इम्प्लीमेंट किस तरीके से करने की सोचा है सर आपने? इम्प्लीमेंट तो उनको जो चीज़ आती है जी, वो सारी चीज़ रहती हैं, रिकॉर्डेड रहती हैं, पूरी की पूरी इम्प्लीमेंटेड होंगी। तो इसमें जो नए लोग आएंगे उनका, क्योंकि उनके स्किल को डेवलप किया जाएगा, तो भुगतान यानी कि उनको सैलरी देना तो कि पूरी तरीके से ये सरकार करने वाली है? नहीं, पूरी सैलरी नहीं, कुछ पहले स्टाइफंड दिए जाएंगे जी। जब वो उसका कुछ महीने का उनका पीरियड रहता है, उसके बाद में फिर उनकी जो सैलरी है उसकी स्टार्ट होती है। इसके अलावा जैसे हम पर्यटन की बात कर लें, नई औद्योगिक नीति के तहत टूरिज्म, उसे भी एक तरह से उद्योग के हिसाब से देखा गया है। कैसे उसमें हम डेवलपमेंट कर रहे हैं? आप लोगों की क्या नई प्लानिंग है टूरिज्म को बढ़ावा देने टूरिज्म के लिए? चूंकि अलग से डिपार्टमेंट है, हाँ है ना, तो उसकी वही अपनी नीति बनाते हैं कैसे करना, क्या करना उसके बारे में। तो नई औद्योगिक नीति के जरिए उसमें अभी टूरिज्म को नहीं लिया है। इसके अलावा मैं बात कर रही हूँ कि बस्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किस तरीके का रोड मैप तैयार किया जा रहा है और कनेक्टिविटी कैसी रहेगी? देखिए, पहली बात तो बस्तर का नाम सुनते ही लोग घबराते थे, है ना। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मान्य श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के गृह मंत्री सम्मान्य श्री अमित शाह जी ने के संकल्प के कारण कि 30-31 मार्च 2026 से पहले पूरा नक्सलवाद समाप्त होगा, हमारे विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री जो है गृह मंत्री जी के पूरे सक्षमता से इस कार्य में लगे हैं। बड़े बड़े नक्सलवादियों को भी मारा जा रहा है और या तो वो समर्पण कर रहे हैं या मारा जा रहा है। अब थोड़ा बहुत बचा है, वो भी सने सने खत्म हो जाएगा और उसके बाद
बस्तर का रीडेवलपमेंट शुरू होगा। विपक्ष दल लगातार आरोप लगा रहा है कि बस्तर के जो खनिज है उसे सरकार निजी हाथों में देने की बात कह रही है। इसमें कितनी सत्यता है, और अगर ऐसा नहीं है तो इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं? विपक्ष का काम विरोध करना है, वो विरोध करेंगे, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब कोयला खदानें, आयरन ओर की खदानों को कौड़ियों के भाव में दिया गया था, निजी संस्थाओं को ही दिया गया था। लेकिन मोदी जी के शासन आने के बाद अब दोनों जो खदानें हैं उनकी बोली के बाद जो ज़्यादा अमुक देता है उसको दी जाती है ना। बड़े बड़े उसमें देश को उसका वो मिलती है, रॉयल्टी मिलती है, उसका पैसा मिलता है, प्रदेश को मिलता है, प्रदेश का लाभ होता है, बेरोजगारों को रोजगार मिलता है, और जिस गांव में जिस क्षेत्र में वो माइंस हैं उस क्षेत्र का भी डेवलपमेंट होता है ना। जो रॉयल्टी आती है, बनती है, उसका 10% उन्हीं गांव में खर्चा होना है, सेम गांव में, है ना। फिर वो डीएमएफ अकाउंट में जाता है ना। डीएमएफ अकाउंट से कलेक्टर को, वहाँ के सब अधिकारियों को, उस कलेक्टर के निर्देश में वहाँ पे खर्च करने का अधिकार, तो एजुकेशन में, इसमें उसमें सब में खर्च करते हैं। मुझको अभी तक ध्यान है जब हमारे जो माननीय वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी जी जब दंतेवाड़ा के कलेक्टर थे तो उन्होंने दंतेवाड़ा को एजुकेशन हब में बदलने का प्रयास किया था, है ना। तो दंतेवाड़ा का विकास करके डाल दिया उन्होंने उसी फंड से। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए जो काम नहीं कर सकते, जिन्होंने घोटाले पे घोटाले किए, जिनके मंत्री से लेकर संतरी तक जेल में हैं, वो इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। एक अंतिम सवाल मैं लूँगी, क्योंकि सीएसआईडीसी के चेयरमैन हैं आप, तो राजीव अग्रवाल जी का सीएसआईडी के चेयरमैन बनने के बाद ऐसे कौन कौन से टेंटेटिव पॉइंट्स हैं जिन्हें आप फोकस करके आगे बढ़ रहे हैं? मेरा एक ही प्रयास है, जो भी उद्योगपति या जो भी एंटरप्रेन्योर उद्योग लगाना चाहता है उसको जमीन उपलब्ध कराने में सीएसआईडीसी में ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। हमने पूरा ऑनलाइन कर दिया है, पूरी पारदर्शिता है, कहीं पे भी भटकने की उसको आवश्यकता नहीं है। वो जो हमारा पोर्टल है वो 7 दिन के लिए खुलता है, उसमें हमारे नक्शे तक लोड होते हैं। उसको जो ज़मीन चाहिए, उसमें जो जो आवश्यकताएँ ज़मीन के लेने में हमने मांगी हैं, वो यदि पूरा भर देगा तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वो हम उसको जो समय निश्चित किया गया है 15 दिन 20 दिन, उसमें उसको ओके कर देंगे। तो लगातार ये कहा जाता है कि अगर हम पेशेंस रखते हैं तो जो हम चाहें वो ज़रूर हमें मिलता है। ऐसी कोई चाह तो नहीं थी राजीव अग्रवाल जी की, लेकिन उन्होंने बहुत ही धैर्य और पेशेंस के साथ काम लिया और पार्टी में अपना एक लंबा अनुभव देते चले गए, काम करते चले गए, और आज वो सीएसआईडीसी के चेयरमैन हैं। इसके साथ ही सीएसआईडी के कार्यों को अलग अलग पॉइंट्स के ज़रिए वो आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा उद्योग की हम बात करें तो नई नई प्लानिंग के साथ अब वो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो नए युवा हैं उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सीएसआईडीसी में कार्य किया जा रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में टाइम समय देने के लिए। सभी दर्शकों का, सभी आपके कर्मचारियों का धन्यवाद।